हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और यहाँ पर फेसबुक ग्रुप्स हैं आप उनमें भी ज़रूर से शेयर करें। तो चलिए देखते हैं, यह आज हमारा 14th जो हमारा लेक्चर है जिसमें हम क्या करने वाले हैं, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आप बात करें हिंदी पैडागोजी की या फिर इंग्लिश पैडागोजी की, चाहे वो आपकी एसएसटी हो, तो यहाँ पर हमने एसएसटी की कंसेप्चुअल क्लास, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और यहाँ पर जो आपकी पॉलिटी जिसे हम सिविक्स भी कहते हैं, तो इनकी ऑलरेडी हमने यहाँ पर प्लेलिस्ट बना रखी है। तो जिसमें आपको सारे 6 से 8 तक की एनसीईआरटी है कंप्लीट, वो आपको मिल जाएगी। अगर आपने वो देखी है तो आपके यहाँ पर जो मार्क्स हैं और जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पर बढ़ने लग जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो दोस्तों यहाँ पर आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने ये सेशन एंड होने के बाद आपने हमें बताना है कि आपके 10 में से कितने मार्क्स आए हैं, सो हमें पता लग सके कि आपके जो मार्क्स हैं उनमें इंप्रूवमेंट हो भी रही है या नहीं हो रही है। और आपने ये हैबिट बना लेनी है कि हमने ना सेशन एंड होने के बाद कमेंट करना ही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन को पहले हम, द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर द सक्सेस ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति निरंतर तथा सतत मूल्यांकन की सफलता के लिए सर्वाधिक प्रभावी है। तो आपको ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन, कंडक्टिंग असेसमेंट एट द बिगेनिंग ऑफ एंड टू एंड ऑफ द सेशन, की आकलन सत्र के प्रारंभ में और अंत में करना। तो यहाँ पर किसकी बात कही जा रही है? पहले आपने एक बार फिर से क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो आपका, इनमें से हमने सभी स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, नीचे दिए गए हैं जितने भी, और हमने ये बताना है कि सबसे इफेक्टिव मेथड कौन सा है, सबसे यहाँ पर अच्छा तरीका कौन सा है, किस बात के लिए? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के लिए। ये होता क्या है कि जो भी आपका सतत मूल्यांकन की सफलता के लिए जो भी सर्वाधिक प्रभावी आपको कौन सा, ये इनमें से स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको आपने पहले समझना है कि क्या बात कही गई है। तो पहले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि पहले ऑप्शन में तो सिर्फ ये कहा गया है कि आपने साल के प्रारंभ में, मतलब कि स्टार्टिंग में और लास्ट में, सिर्फ आकलन सिर्फ उसी टाइम करना होता है। तो कंटिन्यूअस, अगर आप इस वर्ड को पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, तो इसका तो अगर हम देखेंगे मतलब, तो इसमें सारा साल ही जो बच्चे का आकलन है वो किया जाता है। यहाँ पर हर स्टेप पर जो बच्चे का आकलन है वो किया जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को आपको क्या लगता है कि सही होगा कि नहीं सही होगा? अगर हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, यूजिंग अ वैरायटी ऑफ वेज टू असेस चिल्ड्रन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है कि आपने ना विभिन्न पद्धतियों के प्रयोग द्वारा बच्चों का आकलन एक समाविधि के भीतर करना है। तो आप क्या ऐसा करेंगे कि आप ना यहाँ पर बहुत सारे तरीकों से जो बच्चों का जो आकलन है, ठीक है ना, तो वो आप वो करेंगे जितना भी हमें टाइम है उसमें। या फिर गिविंग, जो आपका थर्ड ऑप्शन है, गिविंग रिटन टेस्ट टू चिल्ड्रन पीरियडिकली, कि आप समय समय पर बच्चों की सिर्फ लिखित परीक्षाएं ही लेंगे। तो आपको क्या लगता है कि कंटिन्यूअस जो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, इसमें सिर्फ आप लिखित परीक्षा लेकर काम चला लेंगे? तो क्या आपको ये लगता है? या फिर ऑप्शन नंबर 4, हैविंग ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, की सिर्फ और सिर्फ जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं ना, बहुविकल्पी क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन जो आपको अभी हम कर रहे हैं ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है। तो आपको लगता है कि सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने से ही जो आपकी प्रभावी तरीके से जो आपका कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है उसको हम प्रभावी बना सकते हैं? तो आपको क्या लगता है? तो जो आपका, अगर हम सही आंसर की बात करें, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो तरीके होते हैं उसको हम यूज़ करते हैं, किसमें? जो भी आपका कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है। तो आपको यही पता होगा कि जो सीबीएसई स्कूल हुआ करते थे, है ना, तो यहाँ पर आपने बहुत देखा होगा कि जो सीसी का जो पैटर्न था, इसको यहाँ पर पहले बहुत ही यूज़ किया जाता था। हालांकि आजकल तो थोड़ा सा इसका कम कर दिया गया है, बट हमारे ये सिलेबस में है तो हम इसको जरूर से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें बहुत सारे जो तरीके होते हैं, जैसे कि इसमें आपको ड्रामा हो गया, नाटक हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, जैसे कि यहाँ पर आपके जो भी आकलन किया जाता है वो सभी एस्पेक्ट्स की तरफ से वो देखा जाता है कि बच्चे में डेवलपमेंट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। उसमें फॉर्मेटिव टेस्ट हो गया, असेसमेंट टेस्ट हो गया, और भी यहाँ पर अलग अलग तरह के आपके जो टेस्ट होते हैं वो इसमें लिए जाते हैं। तो आपको उम्मीद है ये वाला जो क्वेश्चन है वो अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे सेकंड क्वेश्चन पर, तो इसको पढ़ लेते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अप्रिशिएट चिल्ड्रंस वर्क रेदर देन क्रिटिसाइज इट, दिस स्टेटमेंट इज। तो आपको ये क्या पूछा जा रहा है कि यह महत्वपूर्ण है कि बच्चों के कार्य की आलोचना के बजाय प्रशंसा की जाए।
यह कथन आपको ये बताना है कि जब भी आप बच्चों को यहाँ पर पढ़ते हुए देखते हैं, ठीक है ना, तो आप क्या करते हैं कि जब मान लीजिए कि कोई बच्चा यहाँ पर पढ़ रहा है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि कोई भी यहाँ पर बच्चा है पोयम पढ़ रहा है या फिर कोई भी स्टोरी है वो पढ़कर आपको सुना रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप उसकी आलोचना करने लग जाएंगे, ठीक है ना। मतलब ये कि सब बच्चों के कार्य की आलोचना के बजाय, सॉरी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आप आलोचना करेंगे नहीं, आप आलोचना की बजाय कि आप उसको आलोचना नहीं करेंगे, आप उसका क्या करने लग जाएंगे, आप उसकी प्रशंसा करने लग जाएंगे, हाँ हाँ भाई तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो। अब मतलब ये कि उसको करेक्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो क्या ये इसका क्या मतलब है आपको ये बताना है ना। तो आप अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें कि ये करेक्ट है, ठीक है ना, क्यों करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अब ऑप्शन को भी देख लेते हैं। करेक्ट बिकॉज नो पेरेंट कैन कंप्लेन टू द टीचर दैट शी स्कोल्डेड हर चाइल्ड, कि सही है क्योंकि कोई भी अभिभावक शिक्षक से यह शिकायत नहीं कर सकेगा कि उसके जो बच्चे हैं उन्होंने उनके बच्चों को उन्होंने डांटा है। तो क्या आपको लगता है ये सही है या फिर ऑप्शन नंबर 2 है जो आपका ये गलत है। सिंस एप्रिसिएशन स्पॉइल्स द चिल्ड्रन, कि आपको लगता है कि जो प्रशंसा की जाती है बच्चों की इससे जो बच्चे होंगे उनका जो फ्यूचर है वो खराब हो जाएगा, या फिर जो उनका कह सकते हैं कि बच्चे बिगड़ जाते हैं ऐसा करने से। तो क्या ऑप्शन नंबर 3 होगा इनकरेक्ट। सिंस जो आपके चिल्ड्रन है कैन इम्प्रूव देयर वर्क ओनली व्हेन अडल्ट्स क्रिटिसाइजेस, कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये गलत है क्योंकि बच्चे वयस्कों द्वारा आलोचना करने से ही अपने कार्य को बेहतर करते हैं। तो क्या आपको ये लगता है या फिर ऑप्शन नंबर 4 की करेक्ट सिंस इट हेल्प्स टू फॉस्टर क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन, की सही है क्योंकि यहाँ पर बच्चे हैं, बच्चों में सृजनात्मकता है उसको प्रोत्साहित यहाँ पर इससे किया जा सकता है। तो आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर अगर हम यहाँ पर बात करें फर्स्ट सेकंड थर्ड की, तो ये तीनों गलत हैं और ऑप्शन नंबर आपका जो 4 है वो बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आप आलोचना की बजाय आप क्या करेंगे, बच्चों को यहाँ पर सही करेंगे या फिर उनकी प्रशंसा करेंगे, तो इसके कारण जो बच्चों में जो उनकी क्रिएटिविटी है, ठीक है ना, तो वो उनका डेवलप होगा। कैसे होगा डेवलप, मान लीजिए कि आपने कोई बच्चा था क्लास में, ठीक है ना, वो कुछ पढ़कर आपको बता रहा था, आपने उसको पहले से ही बता दिया कि यार तुम तो गलत कर रहे हो, तो शायद बच्चा नेक्स्ट टाइम वो बोले ही ना, ठीक है ना, वो डरे आपसे। तो ये बात भी हो सकती है। तो इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए चलते हैं अब आज के हमारे, तो देखते हैं ये आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एज अ मिडिल स्कूल साइंस टीचर, कि मिडिल साइंस टीचर जो है यहाँ पर टीचर है उसकी बात कही जा रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी योर मोस्ट प्रेफर्ड मेथड, कि आप कौन सा यहाँ पर नीचे दिए गए 4 मेथडों में से आप कौन सा मेथड को यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि माध्यमिक विद्यालय के विज्ञान शिक्षक के रूप में आपकी सर्वाधिक चुनी हुई विधि क्या होगी। तो आपने ये बताना है डिक्टेटिंग आंसर टू द क्वेश्चन इन द टेक्स्ट बुक, कि आप पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के उत्तर लिखवाएंगे। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए जो आप बोलते हैं ना ऊंची ऊंची प्रश्नों को, जैसे कि आजकल आपने भी कई बार देखा होगा कि जो आपको टीचर होते हैं तो वो कहते हैं कि हम आपको आंसर लिखवाएंगे, आप लिखिए चलिए, ठीक है ना, तो आप क्या करने लग जाएंगे, आप बच्चों को ऐसा लिखवाएंगे। या फिर जो ऑप्शन नंबर 2 है आस्किंग ब्राइट चिल्ड्रन टू राइट आंसर टू द क्वेश्चन इन द टेक्स्ट बुक एंड डिक्टेट दैम टू द क्लास, कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों से पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के उत्तर लिखने को कहना और उन्हें कक्षा में लिखा देना। तो ये क्या बात कही जा रही है कि जो आपके इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं ना, ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे काम लेंगे, था ना। तो ये फर्स्ट ऑप्शन वाली सेम बात ही कही जा रही है। या फिर थर्ड ऑप्शन की कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट एंड डूइंग प्रोजेक्ट्स, कि आप क्या करेंगे कि आप प्रयोगों का संचालन करेंगे और यहाँ पर योजना कार्य वो करेंगे, ठीक है ना। तो क्या आपको लगता है ये होगा या फिर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है मेकिंग स्टूडेंट रीड द चैप्टर अलाउड। तो ये एक मेथड आपने सुना होगा ना, तू पढ़ मेथड, कहते हैं ना कि तू पढ़ मेथड एक होता है कि इसमें क्या करेंगे, बच्चों को उठा देंगे और कहेंगे कि हाँ भाई चलो पढ़ना शुरू कर दो। तो टीचिंग प्रैक्टिस में भी ये हमें जब भी हम टीचिंग प्रैक्टिस जो भी बीएड वालों की लगती है तो यहाँ पर उनको यही बात कही जाती है कि आपने ना वहाँ पर इस मेथड का इस्तेमाल नहीं करना है, आपने खुद पढ़ाना है बच्चों को, ठीक है ना। तो आपने ये अक्सर देखा भी होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 तो ऐसे ही गलत हो गया। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 और 2 की बात करें तो ये दोनों एक हिसाब से सेम ही है, ठीक है ना। आपने दोबारा से पढ़ भी लेना है अगर आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन होती है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सही है वो आपका 3 सही है। क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि एज अ टीचर, एज अ साइंस टीचर, ठीक है ना, तो आप कौन सा मेथड यूज करना चाहेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक्सपेरिमेंट एंड डूइंग प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर यही तो कहा जा रहा है ना कि इन दोनों कामों में जो बच्चे की एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा आज का 4th क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, डिस्पाइट गिविंग स्टार्स फॉर एवरी वर्क,
ठीक है ना। तो आपने कई बार ये देखा है ना कि जो हम बच्चों को कई बार आइसक्रीम टाइप दे देते हैं, कई बार उनको गुड, वेरी गुड, फेयर, तो ये आप रिमार्क्स देते हैं ना कई बार उनको काम को, कि जैसे आपने कभी कभी कभार देखा है ना, रिइंफोर्समेंट टाइप करते हैं कि उनके थंपिंग करते हैं कि हाँ बेटा तुमने तो बहुत सही काम किया है, तुम तो बहुत ही अच्छा पढ़ाई कर रहे हो अब, है ना। हाँ, तो ऐसा हम अक्सर देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि डिस्पाइट गिविंग स्टार फॉर एवरी वर्क, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक शिक्षक पाता है कि प्रत्येक कार्य के लिए स्टार देने के बाद भी, ठीक है ना, मतलब ये कि कोई टीचर है वो स्टार दे भी रहा है, स्टार देने के बाद भी जो बच्चे हैं, स्टूडेंट आर नॉट मोटिवेटेड टू लर्न, जो यहाँ पर बच्चे हैं वो क्या है, नॉट मोटिवेटेड टू लर्न दिस कुड बी बिकॉज, तो ये ऐसा क्यों है, आपको ये बताना है कि एक शिक्षक पाता है कि प्रत्येक कार्य के लिए स्टार देने पर भी जो शिक्षार्थी अधिगम के लिए जो प्रेरित नहीं हो रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, अब आपसे आप ही बताइए क्या कारण हो सकता है इसका। द टीचर इज नॉट गिविंग डिफरेंट कलर्ड स्टार, तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आप बच्चों को ना अलग रंग भर के स्टार नहीं दे रहे, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आपको क्या लगता है ये सही है? मुझे तो नहीं लगता। अगर हम ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, द टीचर इज नॉट गिविंग अप्रोप्रिएट स्टार, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो टीचर हैं वो यहाँ पर उल्टे सीधे स्टार बना रहे हैं, या फिर वो सही तरह से स्टार नहीं दे रहे हैं, जैसे कि ऐसा स्टार होता है ना, तो इस तरह का स्टार नहीं दे रहे, वो कुछ ऐसा ऐसा बना के दे रहे हैं, ऐसा आप समझ लीजिए, ठीक है, आपके बस समझाने के लिए मैंने बनाया है। अगर हम यहाँ पर बात करें थर्ड ऑप्शन की, क्या कहा गया है कि द स्टूडेंट्स आर इनकैपेबल ऑफ लर्निंग, कि बच्चा यहाँ पर इनकैपेबल है, ठीक है ना। तो आप बच्चे को ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि भाई तुम पढ़ने के यहाँ पर असमर्थ हो, ठीक है। तो क्या आप ये होगा, या फिर जो ऑप्शन नंबर 4 है कि रिवार्ड अलोन कैन नॉट इंश्योर इंटरेस्ट एंड लॉन्ग टर्म लर्निंग, तो जो लंबी अवधि के लिए अधिगम तथा रुचि को केवल पुरस्कार सुनिश्चित नहीं कर सकते, तो आपको क्या लगता है ये होगा? बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वो बिल्कुल सही है। क्यों सही है? तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में तो ये पूछा जा रहा है ना कि मैंने भाई, जो टीचर है वो तो कह रहा है कि मैंने स्टार भी दिए, फिर भी जो बच्चा है वो पढ़ नहीं रहा, तो कोई जरूरी है कि अगर आप उसको चॉकलेट देंगे, स्टार देंगे, तो वो तभी पढ़ेगा? तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कई बार ऐसा होता है कि वो जो आपने रिवॉर्ड दिया वो ज़्यादा टाइम तक काम नहीं करता। मान लीजिए कि आपने चॉकलेट दे दी एक दिन, ठीक है, आपने नेक्स्ट डे भी कहा कि चलो भाई हम ना आपको चॉकलेट देंगे अगर आप ये काम करके आते हैं, तो आपने दूसरे दिन भी चॉकलेट दे दी, तीसरे दिन भी चॉकलेट दे दी। अब बच्चा है कितना टाइम चॉकलेट खाएगा, है ना, तो उसका मन भर जाएगा कि कहेगा यार क्या चॉकलेट मुझे नहीं चाहिए, मैं तो नहीं पढ़ूंगा, ठीक है ना। पहले पहले तो वो चॉकलेट के लिए पढ़ रहा था, अब उसको जो एक्सटर्नल रिवॉर्ड है, ठीक है ना, वो अब ज़्यादा काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर वही फोर्थ ऑप्शन में बात बताई जा रही है कि जो रिवार्ड होते हैं आपके, वो सिर्फ अकेले काम नहीं करते आपके इंटरेस्ट के लिए, जो आपका लॉन्ग टर्म लर्निंग है, ठीक है ना, तो लंबी अवधि के जो अधिगम तथा रुचि को केवल पुरस्कार सुनिश्चित नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर आपका जो 4 है वो बिल्कुल ही सही आंसर है, ठीक है ना। बाकी के 3 ऑप्शन जो हैं वो आप ऐसे ही बता सकते थे कि ये जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट 3 तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे 5th क्वेश्चन पर। व्हाट रोल्स डज सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट प्ले इन लर्निंग, तो यहाँ पर सोशियो कल्चर जो होता है ना, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में जो अधिगम में क्या भूमिका निभाते हैं, तो आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एन इनसिग्निफिकेंट रोल, की असार्थक जो भूमिका है वो होगा, या फिर ऑप्शन नंबर 2 इट इज नॉट रिलेटेड टू लर्निंग, कि अधिगम से संबंधित नहीं है, या फिर ऑप्शन नंबर 3 इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग, कि अधिगम में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी कि नन एट ऑल, कि कोई भी नहीं है इसमें से। तो एक बार क्वेश्चन आपने फिर से पढ़ना है। यहाँ पर क्या कही, किसकी बात कही जा रही है? सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की, तो ये लर्निंग में क्या प्रभावित डालते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है कि असमर्थ भूमिका निभाते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना, ये तो होगा नहीं। क्योंकि भाई हमें ये तो पता है कि भाई जो सोशियो कल्चर जो कॉन्टेक्स्ट में जो आपका होता है लर्निंग में, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर भी नॉट बताया जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इट इज नॉट रिलेटेड टू लर्निंग, कि इनका कोई मतलब ही नहीं है, कि इसका कोई संबंध ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि नन एट ऑल। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है कि नॉट की बात कही जा रही है। अगर आप ऑप्शन नंबर 3 में देखेंगे, यहाँ पर क्या कहा गया है कि इट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन द लर्निंग, की ये लर्निंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जो आपका वो प्ले करता है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है ना, वो बिल्कुल ही यहाँ पर सही हो जाएगा कि अधिगम में अति महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही यहाँ पर सही आंसर है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारा 6th क्वेश्चन है, व्हाट द चाइल्ड लर्न्स, हाउ वेल शी लर्न्स इट एंड हाउ शी इज एबल टू अप्लाई दैट लर्निंग टू वेरियस सिचुएशन डिपेंड्स ऑन। क्या कहा जा रहा है कि बच्चा क्या सीखता है, कितना अच्छा सीखता है, और उस सीखे हुए को
वह विभिन्न स्थितियों में लागू करने में कितना सक्षम है। यह निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। मान लीजिए कि मैंने आपको यहाँ पर कोई थ्योरी बता दी, ठीक है ना। चलिए मान लीजिए एज अ इकोनॉमिक्स टीचर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि भाई जो लॉ ऑफ डिमांड है, जैसे कि मांग का नियम है, या फिर कह सकते हैं कि जो आपकी पूर्ति का, सप्लाई का नियम है मार्केट में, ठीक है, जो आपके बाजार होते हैं, मैंने आपको ये समझा दिया, ठीक है ना। तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये इसको इम्प्लीमेंट करिए आप। तो अब मैंने तो आपको कह दिया कि आपने ना इसको आप इंप्लीमेंट करके दिखाना है आपने, या फिर मुझे कोई प्रैक्टिकल जो होता है उसकी एग्जांपल्स बतानी है। तो ये आप कैसे बताएंगे। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से जो निम्नलिखित जो एग्जांपल्स हैं उनमें से जो कौन सा है वो नहीं प्रभावित करता उस बात को। अब देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है कि अपॉर्चुनिटीज, क्या कहा जा रहा है कि जो अवसर हैं, अपॉर्चुनिटीज द टीचर प्रोवाइड फॉर मेमोराइजेशन एंड रिकॉल। को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि शिक्षक द्वारा स्मरण और प्रत्समरण के दिए गए अवसरों पर, या फिर हर पेरेंट्स इंटेलिजेंसी एंड मनी दैट दे स्पेंड ऑन हर, कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि उसके माता पिता की बुद्धि और उनके द्वारा उस पर किए गए जो भी पैसे हैं, ठीक है ना, वो खर्च किए गए हैं उस पर। या फिर कहा जा रहा है कि हाउ वेल द स्कूल गिव रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि विद्यालय में दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड की उपयोगिता पर। या फिर अपॉर्चुनिटीज शी हैज ऑब्जर्व एंड इंटरेक्ट विद ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल, कि विषयों और लोगों के प्रेक्षण में और उनसे परस्पर क्रिया के अवसर पर। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। एक बार हमने फिर से जो क्वेश्चन है उसको समझना है कि आपको क्या कहा गया है कि जो बच्चे ने क्या सीखा है, कितना सीखा है, कितना अच्छा सीखा है। अब आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। आप कैसे करेंगे इम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। और यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज की बात कही जा रही है, बच्चों को यहाँ पर अवसर दिए जाएंगे किस बात के लिए कि जो भी उसने सीखा है, जो भी इंटरेक्ट किया है ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है ना, तो यहाँ पर उसको अवसर दिए जाएंगे कि भाई तुम यहाँ पर काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब आपका यहाँ पर ये भी तर्क हो सकता है कि सर अपॉर्चुनिटीज वाला ऑप्शन तो फर्स्ट में भी है, यहाँ पर भी जो अवसर वर्ड है यहाँ पर पॉजिटिव हुआ, बट यहाँ पर अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर जो टीचर है, ठीक है ना, यहाँ पर वो मेमोराइजेशन पर जोर दे रहा है। तो आपने ना जहां पर भी मेमोराइजेशन वर्ड आपने देख लिया, चाहे वो हिंदी पेडागोजी हो, इंग्लिश पेडागोजी हो, चाहे वो आपकी पंजाबी पेडागोजी हो, चाहे आपकी ये सीडीपी ही हो, वहां पर आपने उससे थोड़ा सा भागना है, अवॉइड करना है कि मेमोराइजेशन पर हमने कभी जोर नहीं देना, ठीक है ना। तो मेमोराइजेशन जहां पर आ गया वहां पर, या फिर रोट मेमोराइजेशन आ गई, वहां पर आपने उससे क्या करना है, थोड़ा सा परहेज करना है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो बिल्कुल सही है, और बाकी के जो आपके 3 ऑप्शन है वो हो जाएंगे यहाँ पर गलत। चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं। ये हमारा आज का 7वां क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि प्रॉक्सी मॉडिस्टल जो प्रिंसिपल है ऑफ मोटर डेवलपमेंट मींस दैट। तो यहाँ पर जो आपका गतिकी विकास, प्रेरक विकास के समय पदुराभिमुख सिद्धांत का एक आशय है। आपने ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर मेनली इन्होंने पूछा क्या हुआ है, जो प्रॉक्सी मॉडिस्टल जो डेवलपमेंट होता है या फिर जो प्रिंसिपल है, आपने ये बताना है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, ये जो डेवलपमेंट होते हैं, एक होता है कि सेफलोकॉर्डल डेवलपमेंट, और यहाँ पर एक होता है प्रॉक्सी मॉडिस्टल जो आपका डेवलपमेंट होता है वो आपकी डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना। ये क्या होती है, आपकी डेवलपमेंट की डायरेक्शन होती है। तो आपको यहाँ पर नीचे दिए गए ऑप्शंस में से पढ़ना है और आपको ये बताना है। देखते हैं कि डेवलपमेंट टेंड्स टू प्रोसीड फ्रॉम टो टू हेड। तो यहाँ पर जो पैर से सिर की तरफ जो आपका डेवलपमेंट होता है वो कौन सा होता है, क्या ये वो होता है, या फिर इट इज सीक्वेंस ऑफ बायोलॉजिकल चैलेंज इन चाइल्डहुड, की ये बचपन में जैविक परिवर्तनों की एक श्रृंखला है, या फिर ऑप्शन नंबर 3 डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम सेंटर ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू द पेरिफेरी, कि यहाँ पर जो विकास है जीव के केंद्र से परिधि की ओर अग्रसर होता है, या फिर डेवलपमेंट टेंड्स टू प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो, ठीक है ना। तो क्या होता है कि विकास सिर से पैर की ओर अभिमुख होता है। तो आपको ये बताना है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही है। क्यों सही है कि जो आपका जो प्रॉक्सी मॉडिस्टल जो आपका डेवलपमेंट होता है वो आपका कहाँ से होता है, वो आपका जो होते हैं ना प्रोसीड फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, ठीक है ना, वो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ होता है। जैसे कि मान लीजिए जो बच्चा होता है, ठीक है ना, तो सबसे पहले वो अपनी आर्म्स पर कंट्रोल लगाता है, ठीक है ना। जैसे कि आप देखते होंगे ना, तो सबसे पहले वो अपनी आर्म्स होती हैं वो उसको हिलाता है, और जो उसकी जो फिंगर्स होती हैं उस पर उसका बाद पर कंट्रोल आता है, बाद में कंट्रोल आता है। तो ये क्या है, ये आपका जो प्रॉक्सी मॉडिस्टल जो डेवलपमेंट होता है वो उसको ही दर्शाता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सेफलोकॉर्डल डेवलपमेंट एक आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना, उसका क्या नाम है, सेफलोकॉर्डल डेवलपमेंट। तो ये क्या होता है, जो आपका डेवलपमेंट सिर से पैर की तरफ होता है। सिर सी से आपने याद रख लेना है, सेफलोकॉर्डल डेवलपमेंट में सी से वो शुरू होता है, सी से मतलब सिर से,
ठीक है ना, सिर से पैर। और यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ये कौन से ऑप्शन में है, ये फोर्थ ऑप्शन में, हेड टू टो। हेड टू टो जो डेवलपमेंट होता है वो सेफलोकॉर्डल डेवलपमेंट आपको ये देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर हम ये बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको ये भी तो पूछ सकता था ना कि भाई सेफलोकॉर्डल डेवलपमेंट कौन सा होता है, तो आपका ऑप्शन जो होता वो होता फोर्थ ऑप्शन। तो ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और जो हमारा 7वां का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3, बिल्कुल ही सही आंसर है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा आज का 8th क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपको ये बताना है नीचे दिए गए कथनों में से पढ़कर कि कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक है। चाइल्डहुड इज अ वेरी हैप्पी पीरियड फॉर द ऑल चिल्ड्रन, कि जो चाइल्डहुड होता है वो सभी बच्चों के लिए खुशी भरा जो टाइम होता है वो होता है। या फिर जो कहा गया है कि सभी बच्चों के लिए बचपन प्रसन्नता की अवस्था होती है। या फिर ऑप्शन नंबर 2, चिल्ड्रन आर लाइक अडल्ट्स इन देयर थिंकिंग, कि जो बच्चे होते हैं अपने विचार करने में बड़ों जैसे ही होते हैं। तो क्या ये होगा। या फिर चिल्ड्रन आर एविल, कि जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, वो शैतान जीव होते हैं। और यहाँ पर हु हैव टू टेम्ड बाय द अडल्ट्स अराउंड, कि जहाँ पर उनको कौन करता है, उनके जो निकट से जो होते हैं ना अडल्ट्स, वो उनको अपने वश में उनको करना होता है। या फिर जो ऑप्शन नंबर 4 है कि चाइल्डहुड इज अ एक्सपीरियंस डिफरेंशिएट बाय द चिल्ड्रन इन डिफरेंट सोशल एंड यहाँ पर जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, कि यहाँ पर जो विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में बच्चे या बचपन में अनुभव भी विभिन्न रूप में करते हैं। तो आपको ये बताना है। तो आप अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर अगर हम फर्स्ट की बात करें तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो सभी बच्चे होते हैं वो प्रसन्न होते हैं, उनका जो बचपन होता है वो खुशी भरा होता है। तो ऐसा कोई जरूरी तो नहीं, कईयों को यहाँ पर खुशी भरा हो सकता है, कईयों को यहाँ पर दुख भरा हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर सेकंड की, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो चिल्ड्रन होते हैं आर लाइक अडल्ट्स इन देयर थिंकिंग, जो बच्चे होते हैं बच्चे विचार करने में बड़ों जैसे होते हैं। तो क्या ये होगा। या फिर ऑप्शन नंबर 3, चिल्ड्रन आर एविल क्रिएचर हु हैव टू बी टेम्ड बाय द अडल्ट्स अराउंड, कि जो यहाँ पर बच्चे होते हैं वो शैतान का रूप होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है, 3 भी गलत है। और जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही क्यों है, इसके बारे में भी देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है ना, तो उनको मेनली जो सीखने को मिलता है वो सोशलाइजेशन की प्रोसेस से मिलता है, ठीक है ना, जिसको हम हिंदी में समाजीकरण कहते हैं। और यहाँ पर जो समाजीकरण, आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2 प्रकार का जो हमारा समाजीकरण होता है वो होता है, एक तो होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। तो यहाँ पर आपको ये पता है ना कि जो चाइल्डहुड होता है, चाइल्डहुड में जो एक्सपीरियंस करते हैं वो, ठीक है ना, वो सोशलाइजेशन में, सोशल से, सोसाइटी से, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से, तो यहाँ पर उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसके कॉन्टेक्स्ट में, ये बिल्कुल ही यहाँ पर उसका सही आंसर है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैन बी attributed to the complex interplay between the hereditary factor and the dash, कि आपको ये बताना है कि व्यक्तिगत भिन्नता वंशानुगत कारकों तथा डैश के बीच जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। आपको ये बताना है जीन्स, जेनेटिक मेकअप, इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एनवायरनमेंट। जीन्स, आनुवांशिक बनावट, जन्मजात लक्षणों या फिर वातावरण। तो मैं आपको यहाँ पर सीधा सीधा आंसर ही बताऊंगा और यहाँ पर ये भी बताऊंगा कि ये क्यों सही है। तो सबसे पहले हम एक बार और क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आपके इंडिविजुअल हैं, मतलब कि हम हैं, जो आपने देखा होगा ना कि कई बच्चों के यहाँ पर अच्छे नंबर आ जाते हैं, कईयों के नहीं अच्छे नंबर आते। आपके साथी भी ऐसे बहुत होंगे जो कि पढ़ाई में इंटेलिजेंट होंगे, आप थोड़े से मीडियोकर टाइप होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी और फील्ड में अच्छे हों, ठीक है ना, आप क्या पता स्पोर्ट्स में अच्छे हो सकते हैं, या फिर आपको बहुत सारे काम आते होंगे। तो ये फ़र्क जो आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना, तो ये क्यों देखने को मिलता है, इस पर कौन प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर एक तो यहाँ पर बताया हुआ है कि जो एक हेरिडिटी फैक्टर होते हैं, ठीक है ना, एक तो हेरिडिटी फैक्टर यहाँ पर बताया हुआ है, और दूसरा यहाँ पर क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि कंप्लीट इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटरी फैक्टर एंड डैश। तो यहाँ पर हेरिडिटरी क्या होता है, हेरिडिटरी वो होता है कि जो आपको पेरेंट्स से मिला है, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स इंटेलिजेंट है, तो आप भी कई बार जो उनके थोड़े बहुत जीन्स होते हैं, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो भी आप में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये इंटरप्ले है किन 2 चीज़ों के बीच में। तो क्या यहाँ पर जीन्स तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जीन्स की तो यहाँ पर बात कही जा रही है, हेरिडिटरी तो इन्होंने पहले ही ऐड कर दिया है, जीन्स होगा नहीं। जेनेटिक मेकअप भी सेम चीज़ है, हेरिडिटरी में कही जा चुकी है। इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पर ये जो तीनों ऑप्शन है वो हेरिडिटरी से मिलते जुलते हैं, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर बात करें आपके ऑप्शन नंबर डी की, क्या लिखा हुआ है, एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर हमने अक्सर कितनी बार डिस्कस किया हुआ है कि जो आपका एनवायरनमेंट है और यहाँ पर जो आपके हेरिडिटरी फैक्टर होते हैं, ये दोनों ही प्रभाव डालते हैं किस पर, जो आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस है जो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे
नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो पढ़ते हैं इसको। विच वन ऑफ दिस डज नॉट प्ले अ रोल ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। आपको ये कहा जा रहा है कि समाजीकरण, समाजीकरण अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो भी सोशल नॉर्म्स हैं, कल्चर के बारे में जो बच्चा सीखता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, तो बच्चे का जो समाजीकरण यहाँ पर होता है। तो यही पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी चीज़ है जो सोशलाइजेशन में भूमिका नहीं निभाती। देखते हैं, क्या वो स्कूल है, या फिर फैमिली है, या फिर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर मीडिया है। विद्यालय, परिवार, भौतिक आधारभूत संरचना, या फिर मीडिया। तो सबसे पहले हम उसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से जो होते हैं वो प्रभाव डालते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें मीडिया की, मीडिया के नहीं, यहाँ पर सबसे हम बात करेंगे स्कूल की। स्कूल क्या पर यहाँ पर प्रभाव डालता है, तो हाँ, ये हमें सभी को पता है कि जो हमारा सोशलाइजेशन है वो स्कूलों में भी होता है, हमें स्कूलों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये स्कूल तो होगा नहीं, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पर फैमिली की, तो क्या फैमिली इसका आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फैमिली में भी यहाँ पर आपको सोशलाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर फैमिली में से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है हमें। और यहाँ पर अगर हम बात करें मीडिया की, तो मीडिया से भी हमें यहाँ पर काफ़ी सोशलाइजेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर सही ऑप्शन की, जो आपका सोशलाइजेशन में प्रभाव नहीं डालता, तो वो है आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना। जो आपका भौतिक आधारभूत संरचना है, मान लीजिए कि कोई एक ऐसी जगह है, ठीक है ना, तो ठीक है, वो आपको वहाँ पर भेज दिया गया, तो वहाँ पर अगर कोई है ही नहीं, यहाँ पर कोई वहाँ पर लोग ही नहीं है, तो वहाँ पर आपका जो विकास है, जो आपकी सोशलाइजेशन है, समाजीकरण है, वो होगा कैसे, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपका नहीं हो सकता। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है फिजिकल, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना। मान लीजिए कि आप किसी कमरे में बैठे हुए हैं, ठीक है, कमरे में अगर आप ऐसे ही बैठे रहेंगे तो आपका कहाँ से समाजीकरण हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको लोग चाहिए, यहाँ पर कोई इंस्टीट्यूशन चाहिए जहाँ पर आपका जो सोशलाइजेशन है वो हो सके। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपको इस सेशन में मज़ा भी आया होगा, और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी ज़रूर से यहाँ पर बड़ी होगी। और आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये सेशन कैसा लगा और आपके यहाँ पर कितने मार्क्स आए हैं, आपने ये भी ज़रूर से बताना है। और आपने हमें रेगुलर जो फीडबैक है, ठीक है ना, तो आपने ये भी हमें बताना है कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और आपको कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या फिर आप चाहते हैं कि हम कोई और स्पेशल क्लासेस चलाएं, तो उसके लिए भी हम हमेशा तैयार बैठे हैं। बस आप हमें बताइए कि हाँ भी हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। तो चलिए अब हम इस सेशन को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है और बेल आइकन को भी दबा लेना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।